हेलो एवरीवन। तो ये देखिए हमारी ई दृष्टि की बुक है यूपीपीसीएस प्री 2023 से सॉल्व पेपर है। इसमें जीएस और सीसेट दोनों के हैं। तो जीएस के तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे डील कर ही रही हूँ, उसका भी वीडियो भी मैं करूँगी, अपलोड करूँगी। बट ये ना जो सीसेट का सीसेट पेपर होता है, सेकेंड पेपर जीएस का, जिसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन खूब आते हैं और जिनमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम उनकी बात करेंगे। सीसेट की सीरीज़ अलग चलाऊँगी मैं, लगभग 20 सालों के पेपर को डील करूँगी। और जो जीएस का पोर्शन चल रहा है वो अलग चलेगा, ठीक है। तो आई होप ये लेटेस्ट एडिशन है, अभी मैं इसको लेकर आई हूँ और मुझे ये ई दृष्टि की अच्छी लगी तो मैंने क्या किया कि इसे ले लिया। आप चाहे तो यूथ कंपटीशन की भी बुक थी मार्केट में, मैंने उसे भी ले लिया है, सॉरी देखा था, बट मैंने उसे लिया नहीं है। ये देखिए 2012 से 2023 तक के इसमें हल प्रश्न पत्र हैं, यानी कि इसमें मेंस भी दिया, प्री एंड मेंस दोनों दिया। तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि इससे क्या है कि हम मॉडल पेपर भी दे सकते हैं, हालांकि अभी उसका टाइम नहीं है। बट मैं अभी ना सीसेट के बारे में ही बात करूँगी। तो चलो हम पेपर को देखते हैं। ये देखिए यूपीपीसीएस 2023 का ये सेकंड पेपर, तो पहले हम यहीं से डील कर लेते हैं या तो हम पीछे से डील करेंगे। लगभग 20 सालों के डील करने हैं पेपर। तो ये सीसेट में क्या है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं वो करते हैं हमारे कम्युनिकेशन वाले, है ना। जो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसे करके आते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो इसमें से हम पूरा डील करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। देखिए हम ना अगर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन का क्या है कि कोई एक बुक नहीं है और कोई ऐसा गूगल पे ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि इसको जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सको। वो सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन है जिनको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें से जैसे कि 8 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आप आराम से 8 से 6 7 तक टैकल कर ले जाएंगे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सीसेट में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मतलब बताऊं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। और सब मुझे तो करते हैं, सबको करते हैं कि नहीं पता नहीं। जिसको अगर प्रॉब्लम लगती हो तो वो इन्हें फॉलो कर ले, नहीं लगती हो तो आप सीरीज़ को फॉलो मत करें, ओके। क्योंकि सबका समय जो बहुत कीमती है। ये 2023 में स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले। निम्नांकित में से, ठीक है, कौन सा समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चन है जो डेली हम कहीं नहीं सुनते। ऐसे क्या है कि जैसे हमने सुन लिया क्रिएटर झील कौन सी है, तो उसके बारे में कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। बट क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली नहीं सुनते, तो इसके क्वेश्चन ना बहुत टफ लगते हैं। मुझे तो लगते हैं, सबको नहीं लगते होंगे, ऑब्वियसली है। तो इसका आंसर देखिए, प्रयास एवं त्रुटि, प्रकार्यात्मक स्थिरता, स्वतः शोध, एल्गोरिदम। ऑप्शन तो बी आपका सही है यहाँ पर, प्रक्रियात्मक स्थिरता। क्यों ऐसा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक स्थिरता को समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। समस्या समाधान में प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस तब उत्पन्न होता है जब लोग किसी चीज या परिस्थिति के सामान्य प्रकार्यों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या को हल करने में विफल हो जाते हैं। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि पराभाषा परा लैंग्वेज संबंधित है। ऑप्शन है अधोगामी संप्रेषण से, बी अंतर्वैयक्तिक कौशलों से, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका हो गया अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं का प्रयोग किया गया, अतः विकल्प बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अब ये ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में पीसीएस में नहीं मिलते, सिवाय कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के, ठीक है। अगर मिलते हो तो कोई मुझे बताना। क्वेश्चन आंसर इसका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन गपशप, बी संभाव्यता, सी सर्कुलर परिपत्र, या डी समूह। इन्होंने कहा अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है, ठीक है। सर्कुलर परिपत्र क्यों नहीं है, देखते हैं। देखिए अनौपचारिक संचार नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए गपशप, सेकंड संभाव्यता, थर्ड समूह क्लस्टर, एंड फोर्थ सिंगल स्ट्रैंड अर्थात सर्कुलर परिपत्र, ठीक है। तो अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आगमनात्मक तर्क आधारित है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर, बी सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर, सी दोनों प्रकार के सिद्धांतों पर, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर तो आपका फिलहाल ए है, यानी कि विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर,
क्यों है उसको जरा देखते हैं पहले। जैसे कि इन्होंने कहा कि आगमनात्मक तर्क विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि निगमनात्मक तर्क सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, इसका बहुत तर्क लगाएंगे, बहुत ध्यान देंगे तो इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एकदम सिंपल तरीके से कभी भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे। इनकी सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी बार क्वेश्चन को हम देखेंगे समझेंगे, उतना ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एल्गोरिथम एक प्रकार है। ऑप्शन ए यांत्रिक समाधान का, बी व्यवहारिक नियम का, सी साधन साध्य विश्लेषण का, या डी स्वतः शोध का। तो ऑप्शन ए है कि एल्गोरिथम एक प्रकार का यांत्रिक समाधान है। यांत्रिक क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात करते हैं ना, ये जो कंप्यूटर का ज़माना और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एल्गोरिथम पर ये चीज़ आधारित है, वो चीज़ आधारित है। इसलिए यह निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित परिणाम एक्सपेक्टेड आउटपुट प्राप्त करना है। इसमें कई निरंतर स्टेप्स होते हैं जिनके समाप्त होने के बाद ही आउटपुट आता है। ठीक है, तो आई होप आपको एल्गोरिथम वाला तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्य के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विसंगति, बी राजनीतिक विसंगति, सी सामाजिक विसंगति, या डी पर्यावरणीय विसंगति। ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया है कि ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विसंगति है, बट ऐसा है कि वो पहले जानते हैं। कह रहे हैं कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्य के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे हम संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। संज्ञानात्मक विसंगति की धारणा 1950 के दशक में अमेरिकी संज्ञानात्मक लियोन फेस्टिंगर द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए, इसके क्वेश्चन की जो भाषा होती है वो फिलहाल थोड़ी सी टफ लगती है। इसी तरीके से तो आप अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन है अंतरण प्रभाव, बी पुष्टिकरण पक्षपात, सी आपका है मानसिक विन्यास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी फिलहाल आंसर है मानसिक विन्यास। क्यों? क्योंकि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे मानसिक विन्यास यानी मेंटल सेट कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसिक विन्यास आमतौर पर किसी समस्या के सबसे परिचित समाधान के साथ रहने और हठपूर्वक अनदेखा करने के लिए मस्तिष्क की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है ना। यहाँ पर अंतरण प्रभाव उस क्षमता को संदर्भित करता है जो व्यक्ति एक परिदृश्य में सीखे गए ज्ञान और कौशल का उपयोग अन्य परिदृश्यों में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। तो पुष्टिकरण पक्षपात किसी मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप जानकारी की तलाश या व्याख्या करके जानकारी को संसाधित करने की प्रवृत्ति है। देखो मोटा मोटा समझो, जैसे कि पुलिस जब कोई केस सॉल्व करती है तो वो पहले की चीज़ों को ध्यान में रख के करती है। अच्छा उसमें क्या हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ था, सबूतों को जुटाती है। तो वही यहाँ पर भी बात हो रही है, जो हमारे पास अनुभव होते हैं तो हम उसी से चीज़ों को आगे टैकल करते हैं। वही क्वेश्चन में भी कहा जा रहा, बस भाषा का फ़र्क है, क्योंकि ये किताबी भाषा है तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, और जो हम प्रैक्टिकल डेली यूज़ में बातें करते हैं वो थोड़ी सी अलग रहती हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डैश डैश उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए सहायता, बी बाधा, सी आंशिक सहायता, या डी कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसे शब्द ऐसी चीज़ें हमने पहले भी अभी क्वेश्चन में देखा है। आंसर तो फिलहाल आपका है कि स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। क्यों करती है वो देख लेते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। प्रक्रियात्मक स्थिरता तब उत्पन्न होती है जब लोग किसी चीज़ या परिस्थिति के सामान्य प्रक्रियाओं पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या का हल करने में विफल हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए पहली मंजूषा, बी अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं,
सी एनाग्राम्स, या डी दोहरी क्रमांतरण समस्याएं। ठीक है, आंसर तो इन्होंने दिया है कि एनाग्राम्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए, पशु प्रयोज्यों के लिए एनाग्राम्स का उपयोग नहीं किया जाता है। एनाग्राम शब्दों का एक खेल जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द या वाक्यांश बनाना होता है, और इस खेल में सभी मूल अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करने की अनुमति होती है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा थोड़ा सा कि पशु प्रयोज्यों के लिए जो इन्होंने बताया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या आयोग ने बनाया है। देखिए, आयोग ने कथन और कारण में भी इस क्वेश्चन को पुट किया है और बनाया है। ठीक है, अभी कथन ये कह रहा है कि मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। ठीक है, कारण क्या कह रहा है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। इन्होंने कहा कि उपयोगी संचार है और इन्होंने कहा कि इसका प्रमाण नहीं रहता है। तो हम आंसर पहले देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने बताया कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्यों? ए और आर दोनों सत्य हैं, मतलब सत्य दोनों बातें हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता है? मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया इसका प्रमाण नहीं रहता। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सत्य, किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो बात तो सही है, मौखिक न्याय, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, आपने क्या क्या बोला था और आप अपनी बात सिक्का पलट गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है ना। इसलिए इन्होंने कहा ना कि इसका कोई प्रमाण नहीं रहता। तो अपनी जगह पर दोनों बातें ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लगभग 9-10 क्वेश्चन सॉल्व किए या देखे हैं, वो सारे के सारे 2023 के ही क्वेश्चन हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक साल में कितने क्वेश्चन इससे आते हैं और हमें इसको तैयार करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। अगर अब अभी हम 1-2 बार इसको देखेंगे, फिर नियर अबाउट लास्ट फरवरी में देखेंगे और मार्च में क्योंकि एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन हमारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका टाइम है, आप जो भी चाहे वैसा करें। मुझे लगता है कि इसको ज़रूर मतलब तैयार कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं और इतने क्वेश्चन को ऐसे गेस वर्क में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सूझबूझ, बी अनुमान, सी प्रयास एवं त्रुटि, डी इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारी जर्नी में बहुत फिट बैठ रहा है, क्योंकि प्रयास करेंगे त्रुटियां होंगी, फिर उन्हें सही करेंगे। अनुमान नहीं लगा सकते, सूझबूझ से तो हम लगे ही हुए हैं अपनी जर्नी में। तो प्रयास एवं त्रुटि और इसके बाद में एक सही रिजल्ट आता है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना प्रयास एवं त्रुटि कहलाता है, यह कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। सीखने में यह सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है स्रोत, बी माध्यम, फर्स्ट स्रोत, सेकेंड माध्यम, थर्ड प्राप्तकर्ता, फोर्थ संदेश, फिफ्थ प्रतिपुष्ट और डी स्रोत। तो पहले इसको हम खुद से ही देखते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं क्या। देखिए, जब कोई स्रोत होगा हमारे पास, इसके बाद में स्रोत को ना हम संदेश के रूप में पहले बदलेंगे, है ना। इसलिए उन्होंने इस तरीके से दिया है। फिर हमारा कोई माध्यम होगा, उसके माध्यम से हम उसको सेंड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में कोई प्राप्तकर्ता दूसरी साइड होगा, वो उसको प्राप्त करेगा। प्राप्त करने के बाद में जाने में जो शोर होता है, इसके बाद में उसकी वो प्रतिपुष्टि करेगा कि वो मैसेज इस तरफ आया नहीं आया। इस तरीके की एक प्रक्रिया चलती है ना। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों में ये प्रक्रिया चलती है। तो सी ऑप्शन जो आपका इन्होंने दिया है वो यहाँ पर सही दिया है। अच्छा, हमने जो बात की है क्या वो सही बात की है, उसको हम पहले सेटिस्फाइड करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने कहा ना कोई स्रोत होगा, फिर उसको हम संदेश के रूप में भेजेंगे, किसी माध्यम से भेजेंगे, है ना भाई, माध्यम भी तो होना चाहिए ना। इसके बाद में उधर कोई प्राप्तकर्ता होगा जो उसको प्राप्त करेगा। इसके बाद में सोर्स तथा उसकी वो प्रतिपुष्टि करेगा, यानी कि कंफर्म करेगा कि वो काम हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। प्रतिक्रिया करना, अनुनय करना, सी संवेदन या डी मूल्यांकन। ऑप्शन तो इन्होंने दिया कि अनुनय नहीं है, ठीक है। अनुनय श्रवण का तत्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन,
करने की प्रक्रिया को अनुनय कहते हैं। यह एक प्रकार का संप्रेषण, संचार या अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से बी आंसर इन्होंने जो बताया वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या बनाया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। ठीक है, ऑप्शन ए समूह श्रृंखला, बी गपशप श्रृंखला, सी चक्र और श्रृंखला या डी एकल श्रृंखला। ठीक है, तो फिलहाल आंसर तो इन्होंने बताया है कि डी एकल श्रृंखला। क्यों बताया वो देखते हैं पहले। देखिए, एकल श्रृंखला संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। चक्र श्रृंखला में एक वरिष्ठ के अधीन सभी अधीनस्थ उसके माध्यम से ही संवाद करते हैं, उन्हें आपस में बात करने की अनुमति नहीं है, यानी कि ये सी की बात हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि समूह श्रृंखला यानी फर्स्ट ऑप्शन की, एक व्यक्ति चयनित व्यक्तियों को जानकारी देता है जो बदले में अन्य चयनित व्यक्तियों को जानकारी पास कर सकते हैं। मतलब समूह होता है ना कि कोई बात उठी तो समूह में फैली, समूह से फिर सब जगह फैली, तो वो इन्होंने बताया है कि समूह श्रृंखला की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए चारों के ऑप्शन के आंसर हैं। अगर क्वेश्चन हमारा ये अभी बना है जिसमें कि आंसर डी है, तो अगर समूह श्रृंखला का बन सकता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हस्तक्षेप, बी असंकेतीकरण, सी अनुनय या डी संकेतीकरण। क्वेश्चन क्या है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कोई अपना विचार माध्यम से भेजा, मतलब कि एसएमएस के माध्यम से, तो हमने कोई एक संकेत दिया होगा ना, संकेत के हिसाब से ही तो जाएगा। तो वही इन्होंने बताया कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को संकेतीकरण यानी कि इनकोडिंग कहते हैं, इनकोडिंग के रूप में जाना जाता है। असंकेतीकरण के अंतर्गत प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझने के लिए उसे अपनी समझ के अनुसार रूपांतरित करता है ताकि वह उसे अच्छी तरह से समझकर उसका अर्थ निकाल सके। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो आई होप क्वेश्चन बढ़िया है और आपको समझ में भी खूब अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बनाया गया है कथन और कारण में। ठीक है, कथन ए क्या कह रहा है कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, कारण कह रहा है क्योंकि एडिक्वेसी यानी कि पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारित प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। अब हमने पहले इसको पढ़ लिया, अब इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट देखते हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, देखिए आंसर मैंने तब तक तो नहीं देखा था, आंसर इन्होंने बी दिया है, ए सत्य किंतु आर गलत है। क्यों गलत है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को मिसमैच कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्यों गलत है। क्योंकि प्रश्नगत अभिकथन सत्य है कि संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, सही है। क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो इसलिए जो कारण आ रहा है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। ऑप्शन है रथस, बी सेंट्राक, सी मैटलिन या डी बैरन। ऑप्शन ए विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनसे चयन करना, यह आपका सेंट्रॉक ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे प्रॉब्लम करते हैं यही क्वेश्चन इंटरपर्सनल स्किल के। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। यह अब कथन कारण में क्वेश्चन इन्होंने दिया है। कारण कह रहा है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। पहला क्या कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। ठीक है, और कह रहे हैं कारण कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। अब इसको समझते हैं पहले। ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया, डी होगा, मतलब कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्यों गलत है? अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। यह दो व्यक्तियों के मध्य पसंद पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध है। ठीक है, परंतु यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं होता है, तो इसीलिए अभिकथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है ना। तो इसलिए विकल्प डी सही है। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अभी जब हम पूरे 20 साल के क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटिशन में लगेंगे, रिपीट लगेंगे, और चीज़ें
थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, अभी तो ना नहीं समझ में आता है। जब इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन की यही खासियत है कि वो तुरंत में नहीं आते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि 20 ईयर में कितने क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह, ठीक है, जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ऑप्शन ए समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना, बी कारणों को कम करना, सी तथ्य उपलब्ध कराना, या डी विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना या प्रयोग करना। इन्होंने बोला है कि जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। आंसर क्या है कि समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। ऐसा क्यों, देखते हैं पहले। देखिए आंसर कह रहा कि अफवाहों को नज़रअंदाज करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं है, ये संगठन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। किसी संगठन के पास अफवाहों से निपटने के लिए कुछ योजनाएं होनी चाहिए ताकि संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अफवाहों को सुलझाने के निम्न तरीके। ऑप्शन है कारणों को कम करना, सेकंड तथ्य उपलब्ध कराना, थर्ड विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, फोर्थ ट्रेड यूनियन का प्रयोग करना, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं है। तो काफ़ी अच्छे विकल्प बताए हैं। अगर इन और विकल्पों से क्वेश्चन बनते तो आप टैकल कर ले जाओगे, है ना। तो सही बताया गया है और सही भी है। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। ऑप्शन है स्वतः शोध विधि, बी योजना विधि, सी पश्चिगामी विधि, या डी एल्गोरिथम विधि। तो यहाँ पर भी इन्होंने डी को बताया है, कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है, एल्गोरिथम विधि। क्यों, इसको देखते हैं। देखिए समस्या समाधान की एल्गोरिथम विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। यह विधि एक सीमित संख्या में किसी प्रश्न का उत्तर या किसी समस्या का समाधान उत्पन्न करती है। स्वतः शोध विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से न करके बल्कि छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करते हैं। तो अच्छा है, आंसर आपको मिल गया। और मैं ये इसलिए बता देती हूँ ताकि इससे चीज़ें और समझने में आसानी हो जाए। इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन को ये इनका जो डिफिनीसन अगर आप इनको पढ़ते जाओगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कितना अजीब क्वेश्चन है, ये किसी बुक में मुझे नहीं लगता कि जल्दी मिलेगा या जल्दी कोई टीचर है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्लास लेता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। ऑप्शन है गुणात्मक समंक, बी संख्यात्मक समंक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो ए है कि अंधा और अंधा है ना, नहीं एक गुणात्मक समंक का उदाहरण है। गुणात्मक समंकों का मापना संभव नहीं होता, अर्थात इनको माप की मानक इकाइयों जैसे रुपए, किलोग्राम, लीटर आदि में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि ये आंख का रंग, चमड़ी का रंग, ईमानदारी, अच्छा या बुरा आदि विशेषताएं अभिलक्षण होते हैं जिनका माप करना संभव नहीं है। इनको गुण एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। ऑप्शन है जोसेफ लुफ्ट, बी एरिक बर्न, सी हैरिंगटन इंघम, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका है एरिक बर्न। क्यों, उसको देखते हैं। देखिए समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति है जिसे 1950 के दशक के दौरान एरिक बर्न द्वारा विकसित किया गया था। तो आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2023 का प्रश्न पत्र था जो हो चुका है और इसमें से 21 क्वेश्चन अभी अब तक हमने डील किया। आई होप कि आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई होगी। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 2022 के जितने भी इंटरपर्सनल क्वेश्चन आए होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपकी ई दृष्टि की बुक से सॉल्व कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन को इस करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम उनको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी बहुत छोटा वीडियो रखूं पर फिर भी क्वेश्चन तो मैं सारे ही जो भी एक ईयर में आए होंगे सारे क्वेश्चन को मैं डील करूंगी। ओके, थैंक यू आप सबका।